संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 17 है। मैं एक उदाहरण अपने स्वयं के अनुभव से दे सकता हूँ। मकराना राजस्थान से हमारे समाचार पत्र के प्रतिनिधियों में से श्री सर्वेश्वर दत्त एक प्रतिनिधि थे। बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के चलते उन्होंने अपनी एजेंसी बदलकर एक दूसरे समाचार पत्र का वितरण शुरू कर दिया। लगभग 1 माह के पश्चात मैंने मकराना शहर के निकटवर्ती शहर अजमेर में एक बैठक आयोजित की। सर्वेश्वर दत्त इस बैठक में बिना किसी निमंत्रण के आए। बैठक में उपस्थित अन्य प्रतिनिधियों को यह अच्छा नहीं लगा। तभी वह चुपचाप खड़े हुए और बोले, मैं यहाँ आप सबको यह सूचित करना चाहता हूँ कि कल से मैं दोबारा राजस्थान पत्रिका का वितरण शुरू कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि राजस्थान पत्रिका का वितरण बंद करना मेरा गलत निर्णय था। जब से मैंने एजेंसी बदली है उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि एक पत्नी अपने पति की संस्था की प्रकृति कैसे समझ सकती है। इसकी पृष्ठभूमि में वह भोजन है जो कि उनके पति द्वारा राजस्थान पत्रिका के लिए कार्य कर कमाया गया, अर्थात भोजन बोलता है। हैदराबाद के श्री राम शेषु का उदाहरण इसका एक अन्य उदाहरण है। वह हमारे विपणन प्रबंधक थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह ऊंची तनख्वाह पर दूसरे समाचार पत्र के लिए कार्य करना चाहते हैं। मैंने उन्हें जाने दिया। लगभग 1.5 माह पश्चात मैंने उन्हें स्थानीय अभ्यर्थियों में से उनका स्थान लेने वाले अभ्यर्थी के चुनाव में मेरी मदद करने के लिए कहा। जब सारे साक्षात्कार समाप्त हो गए, मैंने उनसे अपनी संस्था बदलने के मसले पर उनकी धर्मपत्नी की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा। मुझे उनकी आंखों में आंसू दिखे और वह बोले, जिस दिन से मैंने आपकी संस्था छोड़ी है वह मुझसे नहीं बोल रही है। वह मुझे इस गलत निर्णय के लिए दोषी ठहराती है। यदि आप मुझे इस संस्था में वापस बुला लें तो हमारे संबंध पहले जैसे हो जाएंगे और वह हमारे संस्थान में दोबारा शामिल हो गए। इसमें आश्चर्यजनक यह रहा कि उनकी पत्नी न तो हिंदी जानती है न ही हम में से किसी से परिचित है। उनके नज़रिए के पीछे उनके पति द्वारा हमारी संस्था से कमाए धन से जुटा वह भोजन था जो वह ग्रहण करती थी। भोजन हमारे मस्तिष्क में विचारों का लहजा बदल देता है। इसका अभिप्राय है हमें अपनी समझ का स्तर बदलना होगा, क्योंकि हमारे पाठक हमारा लेखन बौद्धिक स्तर की अपेक्षा भावनात्मक स्तर पर पढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमें अपने बौद्धिक श्रेणी के संदेशपूर्ण विचार भी व्यक्तिक भाषा के जामे में पाठकों के समक्ष रखने चाहिए। सामान्यतया हम उन्हें प्रभावित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण भाषा प्रयुक्त करते हैं, जो एक सम्मेलन में पत्र पढ़ने सदृश प्रतीत होती है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि लोग संदेश याद नहीं रखते, और यही कारण है कि आज तक कोई शांति सम्मेलन दुनिया में शांति स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य एक बीज की मानिंद निस्वार्थ जीवन जीते हुए अपना अस्तित्व खोकर एक वृक्ष में आकार लेना और फिर फल धारण करते हुए समाज के साथ उनकी साझेदारी करना होता है। हम अपने फलों को स्वयं ग्रहण नहीं करते और हमारे हृदय में प्रज्वलित संकल्प की आग के दम पर हम हृदय स्पर्शी साहित्य रूपी फलों को पूरे राष्ट्र के साथ साझा करते हैं। आदमी बदलता जा रहा है। रोज देखते हैं जितनी भी मीडिया की छवि जो हमारे सामने है वो सब विकल्प पर आधारित है। जिस दिन हम संकल्प पर आधारित काम करने लग जाएंगे उस दिन सारे विकल्प स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे सब। आज़ादी के पूर्व की जो पत्रकारिता की बात है उस पर हम सब गर्व करते हैं। कारण क्या है? वही तो कारण है संकल्पबद्धता का कि मेरा लक्ष्य यह है और मुझे यही करना है। इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। जिस दिन मेरा संकल्प इतना मजबूत हो जाएगा, मेरी पत्रकारिता की जो भाषा है, मेरी पत्रकारिता की जो विकास यात्रा है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आज अब क्या हुआ? मैं तो पत्रकारिता को बहुत सरलतम काम मानता हूँ। पत्र लिखने को मैं पत्रकारिता कहता हूँ। पत्रकार का अर्थ है पत्र लिखने वाला, वही पत्रकार है। और किसको? मेरे पाठकों को मैं रोज पत्र लिखता हूँ। जो कुछ मैं लिखता हूँ अपने पाठकों के लिए
पाठकों के नाम से ही लिखता हूँ। उसी को मैं पत्र कहता हूँ और उसी में मेरा और मेरे पाठक का रिश्ता है। वो मेरे लिए चाहे व्यापारी है, मेरा उपभोक्ता है या भगवान है, जो भी कुछ है वो सारा रिश्ता मैं अपने उस पत्र में उसके आगे रख देता हूँ, परोस देता हूँ। इस रिश्ते को हम तभी निभा सकते हैं जब हम पाठक के प्रति संकल्पवान हो जाएं या अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पवान हो जाएं। आज वो संकल्प बड़ी दुर्लभ बात हो गई। पत्र लिखने वाले आदमी को पत्रकार कहते हैं और पत्र लिखने वाले को पत्रकार कहते हैं। इसमें से आदमी गायब हो गया। आज की पत्रकारिता की जो कमी है उसमें आदमी गायब हो गया। जिस दिन ये आदमी वापस मेरी कलम में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तब आप समझ लीजिए हर व्यक्ति निष्ठावान पत्रकार बन जाएगा। आदमी को सबसे पहले उस लिखने वाले को खुद को ढूंढना पड़ेगा उस कलम के साथ। पहले आदमी तो वो है जो लिख रहा है। लिखने में अगर आदमी ही नहीं है तो लिख कौन रहा है? चेतना ही तो भेद है जीव और निर्जीव के बीच में। आज मेरा लेखन निर्जीव हो गया, इसको मुझे समझना पड़ेगा। अगर इसमें मुझे चेतना रखनी है, अगर मेरी चेतना पाठक तक मुझे पहुंचानी है, तो चाहे साहित्य है, पत्रकारिता है या कोई भी दूसरा लेखन, पहले लेखक को अपनी कलम के साथ उस लेखन में लेखनी के साथ बहना पड़ेगा। एक भी पत्रकार मुझे तैयार ही नहीं लगता उसके लिए, तपना पड़ेगा उसके लिए। रेडीमेड नहीं हो सकता कि मैंने अभी सोच लिया और शाम को मैं लिखने लग गया। नहीं, संभव नहीं है। आपको शरीर को साधना पड़ेगा, उसमें आपको मन को साधना पड़ेगा, बुद्धि को साधना पड़ेगा, विचारों और भावनाओं को साधना पड़ेगा। पत्रकारिता ऐसे तो नहीं हो सकती। जितने नाम आपने अभी पत्रकारों के सुने वे सब साधक थे, सुविधा भोगी नहीं थे, भौतिकवाद के संरक्षक नहीं थे। आप इस बात को देखें कि उनके कमेंट को आप उन्हें किसी ऋषि मुनि से कम तोल ही नहीं सकते, आंक ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तो साफ लिखा है कि अगर ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक टच नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, ज्ञान के अंदर संस्कार और संस्कार के भाव नहीं है, तो कोरा ज्ञान समाज के लिए विष का काम करता है। जो कुछ हम परोस रहे हैं और जो कुछ हम पा रहे हैं, दोनों ही बात है। शिक्षा में भी हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसमें भी आदमी नहीं है, उसमें भी व्यवहारिक भाव नहीं है, कोरा ज्ञान है। मेरे ख्याल से आप अगर गीता देखेंगे तो कई जगह यह बात लिखी हुई है कि जब तक ज्ञान और कर्म का संतुलन नहीं है वो जीवन कभी सुखी नहीं है और सफल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरी पहली शर्त है कि मैं संकल्पवान भी बनूं, लक्षित भी करूं अपनी कलम को और खुद को अपनी कलम के साथ पाठक तक पहुंचा दूं। पाठक जब मेरे लेखन को पढ़े तो उसको मेरी शक्ल नज़र आए। मैंने उपन्यास लिखा तो भी उपन्यास पढ़ते हुए लेखक की शक्ल उसको दिखनी चाहिए कि लेखक उसको संबोधित करके लिख रहा है। मीडिया का फ़ायदा क्या, मेरे लिखने का फ़ायदा क्या? अगर मेरे लिखे हुए को समाज ने स्वीकार नहीं किया, उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो वो कूड़ादान में गया। क्यों लिखा मैंने? क्या ज़रूरत थी ऐसे लेखन की? लेखन का मतलब है कि उसके एक एक शब्द को पढ़ने वाले को विश्वास हो जाए कि यह मेरे लिए लिखा है, मेरे हित के लिए लिखा है और मुझे इस लाइन पर चलना है। एक लाइन, एक आह्वान पर पूरे भोपाल के लोग श्रमदान करने बड़े तालाब पर आ गए। 1.5 लाख लोग आकर खोद गए। क्यों? उसी विश्वास पर। यह कोई उपदेश नहीं था, किसी राजनेता का आदेश नहीं था, कोई आदेश नहीं था, भाव थे। उस भावनात्मक रिश्ते के कारण लोगों ने विश्वास किया और तेज धूप में श्रमदान करके चले गए। छोटी बात नहीं है यह, सवाल है विश्वास का, और बिना विश्वास के कलम का कोई अर्थ नहीं है। कुछ भी लिख जाओ, बढ़िया से बढ़िया, बहुत अच्छे फैक्ट्स फिगर लिखकर चले जाओ। अगर सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपने जीवन में नहीं उतारा, यह है इम्पोर्टेंट पॉइंट। मीडिया का मूल रोल क्या है? यह है, तब हम समाज को शिक्षा देने की बात सोच सकते हैं, वरना किसको शिक्षा देंगे? कौन आपकी बात सुनने के लिए बैठा है? आप आज़ादी के पहले के अखबारों को निकालें तो जो भी उपलब्ध हो तो आप देखना कि वो संवेदनशीलता कैसी नज़र आती थी।
दिमाग बीच में कहीं रुकता ही नहीं है, बीच में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और लगता है कि हाँ यार, कितनी सही बात कही है। वह भावनात्मक धरातल जब तक आपके लेखन में नहीं आएगा और जब तक आपका जुड़ाव पढ़ने वाले के साथ साथ साफ नज़र नहीं आएगा, उसको महसूस नहीं होगा, तब तक हमारा जो उद्देश्य है पूरा नहीं होगा। उस दिन तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इसमें खुद को नहीं जोड़ लेंगे। मैं आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। कम से कम इस छोटे से जीवन की अनुभूतियों में तो इसी बात के उदाहरण हैं कि हमने लोगों को कहा कि आज यह करना है और देखिए 6 बजे अखबार पढ़ा होगा उसने और 10 बजे कर दिखाया।